Hello बच्चों, welcome back to the channel. Today we will do our environment chapter in the form of 40 questions. 40 questions की फॉर्म में पूरा वन शॉट मैंने रेडी कर दिया है आपके लिए, जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड एवरी सिंगल वर्ड जो भी इस चैप्टर में है सब कुछ इंक्लूडेड है. सारी टर्म्स लाइक बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, इंसिनरेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब सब कुछ आपका इंक्लूडेड है इस चैप्टर में. स्टार्ट करने से पहले बच्चों देयर इज अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को आगे फर्दर वीडियोस के लिए भी. एंड सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि मैम अभी इसमें कुछ कमी है तो आप वो भी अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के जाएं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल. बायोमैग्निफिकेशन समझने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं. देखिए, कोई भी फूड चेन अगर है, ठीक है, कोई भी फूड चेन है, फूड चेन क्या होगी, जैसे कि यहाँ पर ग्रास होगी, ग्रास को किसी रैबिट ने खाया और रैबिट को फिर किसी क्या कहते हैं लायन ने खा लिया. ठीक है, इस तरीके से एक फूड चेन बन जाती है. उस फूड चेन के जो हर लेवल होता है, लाइक ग्रास का लेवल है, इधर रैबिट का और उसके बाद लायन का, तो ये 3 ट्रॉपिक लेवल्स की एक फूड चेन है. ठीक है, 3 ट्रॉपिक लेवल्स की एक फूड चेन है. अब स्टार्ट करते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है. देखिए, बायोमैग्निफिकेशन की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस एट ईच लेवल. ठीक है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स लाइक लेड वगैरह जो पानी में पाया जाता है, ठीक है, वो जो है हर लेवल पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं. एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठे हो जाते हैं. लाइक आपने जो है क्रॉप्स को डीडीटी स्प्रे किया, उसके बाद प्लांट्स ने क्या किया, उसको डीडीटी को जो है यानी कि जो पेस्टिसाइड है उसको अब्सॉर्ब कर लिया, उसे फिर गोट ने खाया, उस गोट को फिर किसने, लायन ने खा लिया. ठीक है, तो हर ट्रॉपिक लेवल पर वो पेस्टिसाइड पहुंच गया. इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जो बहुत हार्मफुल होता है, अफेक्ट करता है. ठीक है, लाइक लायन के रिप्रोडक्शन को अफेक्ट कर दिया, ठीक है, गोट की लाइफ को अफेक्ट कर दिया, कोई बीमारी उसके अंदर आ गई, तो ये आपको ध्यान रखना है. या फिर इन प्लांट्स को हमने ही खाया तो हम ही बीमार पड़ जाए, तो ये इसलिए हार्मफुल है. डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स. तो पहले डीकम्पोजर्स आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं. डीकम्पोजर्स आर द एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स बोल सकते हैं, या क्रिएचर्स या फिर ऑर्गेनिजम्स. डीकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. ठीक है, जो डेड और डिकेइंग मैटर पर, यानी कि जो जैसे प्लांट्स वगैरह जो है डिके हो गए हैं, यानी कि झड़ के उनकी पत्तियां वगैरह गिर गई हैं, ब्रांचेस गिर गए हैं, या फिर क्या कहते हैं कोई एनिमल मर गया है, ठीक है, तो उस पर जो फीड करते हैं, यानी कि फंगस बैक्टीरिया वगैरह लग के जो उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, तो ये रोल होता है डीकम्पोजर्स का. अब यहाँ पर मैंने सारे रोल्स मेंशन कर दिए हैं. ठीक है, कि डेड और डिकेइंग एनिमल को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं. अब उन एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर क्या नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, फॉस्फोरस होता है, तो वो सोइल को दोबारा से मिल गया. ठीक है, वो दोबारा से मिल गया. और तीसरा क्या फायदा हो गया, थर्ड वन इज कि ये प्रिवेंट करते हैं एक्यूमुलेशन को. जितनी चीजें सड़ती रहेंगी, मरती रहेंगी, पता चला कि वो एक्यूमुलेट हो गई, इकट्ठा हो गई, तो पूरे अर्थ सरफेस पर, सॉइल पर यही चीजें हो जाएंगी, पूरा वेस्ट ही वेस्ट बढ़ जाएगा. तो उसको भी बचाते हैं कि भाई उसको खत्म कर देते हैं. एग्जाम्पल डिकम्पोजर्स का आपको दे दिया है. ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है. बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो एनवायरमेंट में इजीली मिल जाते हैं. ठीक है, जो इजीली एनवायरमेंट में, जैसे कि पेपर है, पेपर को आपने सॉइल में डाल दिया, कुछ दिन के बाद वो उसमें एनवायरमेंट में मिल जाएगा. ठीक है, फूड वेस्ट है या फिर पील है, यानी कि पील्स क्या होते हैं, जो छिलके वगैरह होते हैं. ठीक है, जो छिलके वगैरह होते हैं वो सब इजीली मिल जाते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, जैसे कि आपके प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, जो एनवायरमेंट में जाकर डिग्रेड नहीं होएगा. ठीक है, यानी कि इजीली उसके अंदर जाके मिल नहीं पाएगा. सेपरेट क्वेश्चन है आगे, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मैनेज देम सेपरेटली. उनका सेपरेट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है. देखिए, अगर सेपरेट मैनेजमेंट होगा तो ये वाली जो चीजें हैं इनको दोबारा से रिसाइकिल कर लिया जाएगा. ठीक है, रिसाइकिल कर लिया जाएगा, ये एनवायरमेंट को हार्म नहीं करेंगी. और सेकेंडली, जब हम रिसाइकिल कर लेंगे तो हम अपने रिसोर्सेज को भी कंजर्व कर रहे हैं, यानी कि बचा रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए. 10% लॉ एनर्जी ट्रांसफर का क्या होता है, जैसे हमने अभी सारे ट्रॉपिक लेवल्स पढ़े हैं. ये जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, एट एवरी ट्रॉपिक लेवल ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज
ट्रांसफर टू नेक्स्ट लेवल। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए यहाँ पर जितनी भी एनर्जी है, देखिए यहाँ पर बताया हुआ, जैसे कि ग्रास है, ग्रास के पास जो है 1000 जूल एनर्जी है, तो इसके 10%, इसकी 1000 की 10% एनर्जी, 10% कितनी हो जाएगी, कट करो, 100। केवल जो नेक्स्ट लेवल पे है वो 100 जूल ही पहुंचेगी। फिर नेक्स्ट लेवल पर केवल 1 जूल पहुंचेगी, 10 जूल, जो इसकी 10% है, 10% ऑफ 100, ठीक है, तो 10 जूल पहुंचेगी। नेक्स्ट लेवल पर जो है केवल 1 जूल पहुंचेगी। तो ये ध्यान रखना है, बाकी जो एनर्जी है 90% वो ये लेवल खुद ही यूज कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहीं पर लॉस्ट हो जाती है। तो ये होता है 10% लो। फिर से समझेंगे कि हर सक्सेसिव लेवल पर ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, लेस्ट, ठीक है, ट्रांसफर्ड। बाकी जो 90% है दैट इज लॉस्ट, दैट इज लॉस्ट एट दैट लेवल ओनली इन द फॉर्म ऑफ हीट। थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है, ये एग्जाम्पल। तो दिस एक्सप्लेन्स व्हाई फूड चेन आर शॉर्ट एंड टॉप कार्निवोर्स आर फ्यू इन नंबर्स। इससे पता चल जाता है, अगर क्वेश्चन आ जाए ना ये वाला कि व्हाई फूड चेन आर शॉर्ट एंड टॉप कार्निवोर्स आर फ्यू इन नंबर, तो इसी वजह से, क्योंकि देखो आगे चलते चलते एनर्जी तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। जब एनर्जी नहीं मिल रही है तो आगे रिप्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह नहीं हो पा रहे हैं। तो कार्निवोर्स, क्योंकि टॉप पर कार्निवोर्स होते हैं, टॉप पर कार्निवोर्स होते हैं, तो कार्निवोर्स की संख्या जो है या नंबर जो है वो कम रहता है। प्लांट्स वगैरह बहुत ज्यादा रहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। वाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना खुद बच्चों, सबको पता है। वाई इज द पिरामिड ऑफ बायोमास समटाइम्स इन्वर्टेड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखिए पहले तो आपको बायोमास का पिरामिड पता चलना चाहिए क्या होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास होता है इस तरीके से, एक पिरामिड बना होता है, ठीक है। पिरामिड में क्या होता है, यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स में सबसे ज्यादा बायोमास होता है। अब बायोमास को आप मास से कंफ्यूज नहीं करेंगे, बायोमास होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि कार्बन वगैरह इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर धीरे धीरे ऊपर चलते रहते हैं, तो ऑर्गेनिक मास जो है यानी कि बायोमास जो है हर लेवल पर कम होता रहता है, हर लेवल पर कम होता रहता है, क्योंकि एनर्जी लेवल कम होते जा रहे हैं, एनर्जी कम होती जा रही है, तो फिर उनका बायोमास भी उनके अंदर कम होता रहता है। यहाँ पर ज्यादा संख्या में चीजें हैं, यहाँ पर कम मात्रा में है, यहाँ पर फ्यू है एंड देन वेरी फ्यू, ठीक है, बहुत कम बच गए। तो जितने कम बचेंगे उतना ही कम ऑर्गेनिक मैटर होगा। इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। एक्वेटिक में मैं आपको बता देती हूँ, ये तो है बच्चों जो मैंने आपको समझाया ग्रासलैंड का बायोमास, या आप कह सकते हैं कि नॉर्मल बायो, ठीक है, नॉर्मल बायोमास पिरामिड, नॉर्मल बायोमास पिरामिड। लेकिन इन्होंने स्पेशली बात बोली एक्वेटिक इकोसिस्टम की, कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड क्यों रहता है, ये इन्वर्टेड क्यों रहता है, मतलब कि जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, जू प्लैंक्टन्स का मतलब कि जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब पेड़ पौधे, फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब पेड़ पौधे, इसमें जो है ये बायोमास उल्टा क्यों रहता है, यानी कि जू प्लैंक्टन्स के पास तो ज्यादा है और फाइटोप्लैंक्टन्स के पास कम है, जबकि यहाँ पर ऐसा है नहीं, जबकि यहाँ पर ऐसा है नहीं, यहाँ पर तो उल्टा था, यहाँ पर तो कार्निवोर्स का ऑर्गेनिक मैटर कम था। अब देखो इसका आपको रीजन, सिर्फ क्वेश्चन में इसकी बात की है तो आपको इसका रीजन पता होना चाहिए। यहाँ का रीजन मैंने आपको बता दिया है, इसका रीजन मैं बता देती हूँ। जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ना बच्चों, उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। तो जब लाइफ स्पैन यानी कि उनकी जिंदगी बहुत कम होगी तो बहुत कम, ठीक है, छोटे छोटे पेड़ पौधे होंगे, फिर वो खत्म हो जाएंगे, फिर छोटे छोटे हो जाएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जबकि जू प्लैंक्टन जो होते हैं, फिश वगैरह जो होती हैं, वो बहुत लार्ज इन साइज होती हैं, बहुत लार्ज इन साइज होती हैं। तो इनका ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी मात्रा भी ज्यादा होती है, और क्या कहते हैं, मतलब ये काफी ज्यादा मिलते हैं और बहुत बड़ी बड़ी फिश वगैरह मिलती हैं, ठीक है। और फाइटोप्लैंक्टन जो है वो जो है बार बार उगते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, बार बार उगते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए इनका ऑर्गेनिक मैटर जो है एज कंपेयर टू दीज जू प्लैंक्टन्स के कंपैरिजन में इनका ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम माना जाता है, ठीक है, वो कम माना जाता है, ध्यान रखना। इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन रेट जो है रिप्लेनिश देम क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी वो खत्म होते रहते हैं।
नेक्स्ट आ जाएगा ओजोन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओजोन की जो आपको वो पता होनी चाहिए, सिंबल क्या है, O3, अ मॉलिक्यूल मेड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स इन द, और कौन सी उसमें होता है, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में होता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ठीक है, अब फॉर्मेशन इसका कैसे होता है, फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, यूवी रेज स्प्लिट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू सिंगल। ठीक है, यूवी रेज जो है O2 को सिंगल में कन्वर्ट कर देती है और फिर ये आपस में, ठीक है, दूसरी O2 के भी हो गए, ठीक है, सिंगल में, फिर कोई इनसे कंबाइन हो गया तो O3 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंस क्या है, अब्सॉर्ब हार्मफुल यूवी, ठीक है, यूवी रेडिएशन, प्रोटेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, स्किन कैंसर वगैरह हो जाता है अगर प्रोटेक्शन नहीं होगी यूवी रेज से। स्टेट द कॉज एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्रीशन। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेंगे। और ये कहाँ से निकलते हैं, ठीक है, CFCs फ्रॉम रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन। ठीक है, CFCs की फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद कर लेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये यहाँ से निकलते हैं। वाई इज एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि बायोमैग्निफिकेशन था, ऐसे ही यूनिडायरेक्शनल है। तो एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सन, सन से किस पे आती है, प्रोड्यूसर्स पर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स पर, और कंज्यूमर्स के बाद जाती है डिकम्पोजर्स पर। ठीक है, सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर हो गए, ठीक है, फिर डिकम्पोजर। और सबको, प्लांट्स को कहाँ से मिल रही है, प्लांट्स को मिल रही है सन से। ठीक है, प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सन से, फिर धीरे धीरे हमारे पास आ रही है। हमसे एनर्जी दोबारा प्लांट्स को नहीं मिलती। ठीक है, हमसे एनर्जी दोबारा प्लांट्स को नहीं मिलती। तो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक डायरेक्शन में है। ठीक है, एक डायरेक्शन में है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि 1000 जूल का अभी एग्जांपल क्या था, यहाँ पर 1000 हो गई, ठीक है, यहाँ पर 100 हो गई, यहाँ पर 10 रह गई, यहाँ पर 1। अब उस 1 में से भी अगर उस लास्ट वाले टॉप लेवल पे 1 रह गई तो वो नीचे क्या ही देगा, अगर वो मान लिया डिकम्पोज भी हो गया, मिट्टी में मिल भी गया, तो यहाँ पर उसको मिलेगा क्या, 1 जूल में से भी। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल मतलब 1 डायरेक्शन में होती है। ड्रॉ सिंपल डायग्राम ऑफ ग्रासलैंड फूड चेन एंड लेबल ट्रॉपिक लेवल्स। तो इसको आप इस फॉर्म में बना लीजिएगा, मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से ऐसे सिंपल आपको लिख दिया। सबसे नीचे आप प्रोड्यूसर बना देना, फिर कोई ग्रास होपर बना देना, उसको फ्रॉग ने खाया, उसको स्नेक ने खाया, फिर उसको हॉक ने खा लिया, ईगल वगैरह ने। ठीक है, तो ये आपका बना दिया, और इसको इस फॉर्म में आप बना के आ जाना। ठीक है, इस फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में, यहाँ पर एवरी लेवल ट्रॉपिक लेवल्स बना देना। नेक्स्ट आ जाएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब क्या होती है, देखो, फूड चेन एक सिंपल फूड चेन हो गई कि भाई क्या कहते हैं, ग्रास, ग्रास को किसने खाया, हम क्या सिंपल ले लेते हैं, ग्रास होपर ने खाया, फिर उसको ग्रास होपर को किसने खाया, फ्रॉग ने, फिर उसने खा लिया स्नेक ने। तो ये तो हो गई एक सिंपल फूड चेन। लेकिन कई बार जो होता है ना कि उस फूड चेन में से एक दूसरी फूड चेन भी, मान लिया ग्रास है, ग्रास को ग्रास होपर ने खाया, ठीक है, लेकिन उसको डियर भी तो खा सकता है, उस डियर को लायन खा लेगा फिर। तो ऐसे जब बहुत सारी फूड चेन्स इंटरलिंक्ड होती हैं, बहुत सारी फूड चेन्स इंटरलिंक्ड होती हैं, तो वो क्या बन जाती है, फूड वेब। क्या बन जाती है, एक नेटवर्क बन जाता है फूड वेब। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड यानी कि इंटरलिंक्ड फूड चेन्स, जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती है उसके पूरे नेटवर्क को क्या बोलते हैं, फूड वेब। ठीक है भाई, फूड वेब से क्या होती है, इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी रहेगी। मान लिया एक एक यही पैटर्न नहीं चलता रहेगा, कभी उसको डियर खा रहा है, डियर को लायन खा रहा है, तो इकोसिस्टम जो है बैलेंस रहेगा। Why are food chain generally limited to 3-4 tropic levels? 3-4 ट्रॉपिक लेवल्स तक ही क्यों ज्यादातर रहती है, उससे ऊपर तक क्यों नहीं रहती है? तो सिंपल सी बात है, केवल 10% ऑफ एनर्जी ऊपर तक जा रही है। जहां 1 जूल वाले के पास केवल 1% ऑफ एनर्जी गई, ठीक है, मतलब 1 जूल एनर्जी गई, एक तरीके से मान लो कि मिनिमम एनर्जी गई, उसके बाद वो उस एनर्जी में इतना ज्यादा रिप्रोड्यूस वगैरह नहीं हो पाते, तो इनकी संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, इनकी संख्या बहुत कम होती है, यहीं तक जाके लिमिटेड हो जाती है। ट्रॉपिक लेवल्स 3-4 फूड लेवल्स, ट्रॉपिक लेवल्स रहते हैं। तो एट ईच लेवल 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, ओनली 10% इज पास्ड। आफ्टर 3-4 लेवल्स रिमेनिंग एनर्जी इज टू लिटिल टू सपोर्ट अनदर लेवल। ठीक है, अनदर लेवल पे फिर क्या ही जाएगा, तो दिस लिमिट्स द लेंथ ऑफ द इकोसिस्टम। Next is, how does removal of particular species from food chain affect ecosystem? इसमें बोल रहे हैं कि अगर एक भी स्पीशीज को ट्रॉपिक लेवल पे से हटा दिया जाए तो इकोसिस्टम पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, अगर हम रिमूविंग स्नेक्स फ्रॉम ग्रासलैंड, अगर हम ग्रासलैंड में से स्नेक्स को ही हटा दें, एक तरीके से मान लें, तो फ्रॉग्स इंक्रीज हो जाएंगे, इंसेक्ट्स
की पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फ्रॉग्स जितने ज्यादा होंगे वो उतने ज्यादा इंसेक्ट्स को खाएंगे। ठीक है, प्लांट ग्रोथ इंक्रीज एक्सेसिवली। ठीक है, प्लांट ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगी। और बाकी डिक्रीजिंग ड्यू टू इम्बैलेंस। इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर वगैरह, ठीक है, जो प्लांट्स को खाते हैं। अब जब वो ही कम रह जाएंगे तो प्लांट्स ओवर ग्रोथ हो जाएंगे, बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगी, तो सब कुछ जो है इम्बैलेंस हो जाएगा, सारा बैलेंस जो है इकोसिस्टम का खराब हो जाएगा। कैन कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ डिपेंडेंट स्पीशीज, यानी कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पीशीज जो कम रह गई है वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाए, यानी कि बिल्कुल खत्म भी हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि फ्रॉग इतने ज्यादा हो जाएंगे तो वो इंसेक्ट्स को नहीं छोड़ेंगे, तो बचेंगे ही नहीं इंसेक्ट्स। तो कैसे इकोसिस्टम चल पाएगा? नहीं। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन CO2 लेवल। CO2 लेवल का याद कर लेना, बहुत इजी सा है इसको। व्हाट इज ई वेस्ट, व्हाई इट इज हार्मफुल। ई वेस्ट क्या होता है और ये हार्मफुल क्यों होता है? ई वेस्ट मीन्स बच्चों इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से आप ई वेस्ट को याद रखेंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वगैरह हैं, सेल फोन्स वगैरह हैं, या फिर क्या कहते हैं जो बैटरी की सेल्स वगैरह हैं, उन वो जो वेस्ट होता है उसको हम ई वेस्ट कहते हैं। और इसके बारे में आप सारा पढ़ लेना कि वो क्यों हार्मफुल है। डिस्क्राइब 2 मेथड्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ये भी आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। ओजोन लेयर जो है, जो अगर ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो जाए, ठीक है, तो एक्वेटिक लाइफ पर क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज यूवी रेडिएशन जो है वो वाटर सरफेस पर पेनिट्रेट कर जाएगी, यानी कि अंदर तक चली जाएंगी यूवी रेज। फिर फाइटोप्लैंक्टन्स को जो कि एक्वेटिक पेड़ पौधे होते हैं उनको नुकसान होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, फिश वगैरह को नुकसान होगा, तो पूरा एक्वेटिक सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, खराब हो जाएगा, मतलब बीमारियां उसके अंदर हो जाएंगी फिश वगैरह के अंदर। फिर उसको हम लोग खाएंगे तो वो भी खराबी हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा बॉडी में कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाएंगी, तो एक्वेटिक लाइफ तो पूरी डिस्टर्ब हो ही जाएगी। गिव रीजन फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए हम मतलब क्यों नीडेड है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तो ये आपको याद कर लेना है सारा। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो है वो एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स कौन कौन सी करती हैं? तो वाटर को पोल्यूट कर देती हैं। ठीक है, वाटर को पोल्यूट करती हैं, इसको आप लिखेंगे यहाँ पर, दोनों चीजें लिख देंगे, यूट्रोफिकेशन भी लिख देंगे और बायोमैग्निफिकेशन भी लिख देंगे। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन दोनों चीज आप लिख देना। यूट्रोफिकेशन अभी आ जाएगा बच्चों क्या होता है, तब वहां पर समझेंगे। ठीक है, पेस्टिसाइड जो है बायो एक्यूमुलेशन, वही मैंने अभी बताया। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन कह देते हैं या बायोमैग्निफिकेशन कर देते हैं। एक्सेस फर्टिलाइजर को बच्चों इन्होंने यूट्रोफिकेशन बोला है। अभी बात करेंगे कि एक्सेस फर्टिलाइजर होने से यूट्रोफिकेशन ही क्यों बोला है इसको, इसका क्या मतलब होता है, अभी आगे पढ़ेंगे। इस वाले क्वेश्चन के लिए आप बस ये दोनों पॉइंट्स को याद कर लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सजेस्ट 5 मेजर्स टू कंट्रोल एनवायरमेंट प्रॉब्लम। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल, हो गई ये बात अभी, उनका इम्पैक्ट बता देना क्या क्या है। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है अच्छी तरीके से डेफिनेशन लर्न कर लेना, इसमें समझाने वाला कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, और बायोटिक और एबायोटिक इकोसिस्टम, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, दोनों को अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। और डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम जो हमें भगवान ने दिया है, जैसे कि हमारे फॉरेस्ट और लेक वगैरह हो गए। आर्टिफिशियल कौन से होते हैं? जो मैन मेड होते हैं, लाइक एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड वगैरह। ठीक है, क्रॉप फील्ड यानी कि जो हम प्रॉपरली कुछ फसलें उगाने के लिए स्पेशल एनवायरमेंट वहां पर क्रिएट करते हैं। ठीक है, जाल वगैरह लगा के स्पेशल करते हैं, वो होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स, गिव एग्जाम्पल। तो प्राइमरी का आप ध्यान रखेंगे जो प्लांट पौधों पर निर्भर होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स सेकेंडरी होते हैं जो उन्हें खाते हैं। ठीक है, और जो उनको भी खाते हैं कार्निवोर्स वगैरह को, लाइक हॉक, ठीक है, वो सेकेंडरी होते हैं, जो टॉप पर होते हैं, उनको ध्यान। यूट्रोफिकेशन की मैं बात कर रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, यूट्रोफिकेशन। देखो, जब एनवायरमेंट में या वाटर वगैरह में एक्सेसिव न्यूट्रिएंट पहुंच जाते हैं, वो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट कहाँ से जाएंगे? लाइक फैक्ट्रीज से, मान लिया फैक्ट्रीज से कुछ भी आपका पदार्थ गया, उसमें नाइट्रोजन वगैरह हो गया। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन वगैरह ज्यादा है। और क्या हो सकता है? वाटर बॉडीज में जो है हमारा सीवेज गया, मान लिया हम जैसे कूड़ा बाहर फेंक देते हैं नालियों वगैरह में, पील्स फेंक देते हैं। ठीक है, पील्स का मतलब छिलके वगैरह, वो भी फिर वाटर बॉडीज में जाते हैं, तो वहां से भी न्यूट्रिएंट उसको मिल गया। तो पानी में जब बहुत ज्यादा एक्सेस में न्यूट्रिशन हो जाता है, लाइक नाइट्रेट्स फॉर फॉस्फेट, तो जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट जाएंगे पानी में उतनी ज्यादा एल्गी की ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, जिसको एल्गल ब्रूम भी बोलते हैं। ठीक है,
एल्गी की उतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी और उससे जो है ऑक्सीजन वगैरह जो है उनके लिए शॉर्ट पड़ जाएगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह हैं उनके लिए शॉर्ट पड़ जाता है बिल्कुल। तो ये सारा ध्यान रख लेना। यूट्रोफिकेशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यूट्रोफिकेशन इज द एक्सेसिव इंक्रीज इन द न्यूट्रिएंट्स like nitrates and phosphates in the water body leading to overgrowth of algae, ठीक है, एंड डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। भाई अगर एल्गी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो यही सारे ऑक्सीजन वगैरह को यूज करती रहेंगे जो पानी में मिक्स होते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं पानी वाले, ये पानी में मिक्स ऑक्सीजन को ही तो यूज करते हैं। अब एल्गी ही सारा यूज कर लेगी तो फिर जो यहाँ पे छोटे छोटे कीटाणु वगैरह उनको कहाँ से मिलेगा, ठीक है, उनको कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये याद रखने हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना है। एक्सप्लेन व्हाई टॉप कार्निवोर्स आर फ्यू इन नंबर, अभी बात हो गई थी इसकी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड वेब इन इकोसिस्टम, अभी बात की थी हमने, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, फूड चेन्स जो है और फूड वेब जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी फ्लो, ठीक है, एनर्जी फ्लो को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे नहीं कि ग्रास से बस रैबिट को मिलेगी और रैबिट से बस किसको मिल जाएगी, लायन को मिल जाएगी। नहीं, ग्रास से ग्रास ऊपर को भी मिल सकती है, फिर ग्रास ऊपर से फ्रॉग को भी मिल सकती है, ठीक है, इस तरीके से। तो अलग अलग तरीके से ये एनर्जी का फ्लो, डिफरेंट मल्टीपल पाथवेज, मतलब अलग अलग पाथवे में एनर्जी जा सकती है। डिस्क्राइब हाउ एनर्जी एंटर्स एंड लीव्स द इकोसिस्टम, एनर्जी जो है कैसे एंटर करती है, सनलाइट के थ्रू एंटर करती है, क्योंकि प्लांट्स को सनलाइट से एनर्जी मिलती है। और हर हर लेवल पर जो है हीट लॉस हो जाता है, यानी कि हीट एनर्जी की फॉर्म में वो जो है कम होती रहती है। तो इस तरीके से लीव कर देती है इकोसिस्टम को। फाइनल स्टेज पर जाकर बहुत कम एनर्जी बच जाती है, ना के बराबर। व्हाट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFCs को ध्यान रखेंगे और वो ओजोन को कैसे डैमेज करते हैं वो ध्यान रखेंगे। गिव रीजन व्हाई प्लास्टिक्स आर सीरियस, अपने आप बना के लिख देना, कोई इसमें ऐसी वाली बात नहीं कि आपको समझाई जाए। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल पर डिफोरेस्टेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई डिफोरेस्टेशन होगा तो प्लांट्स जो है वो कट जाएंगे, ठीक है, वो कट जाएंगे। अब ट्रीज ही कट गए तो फिर अब्सॉर्ब कौन करेगा CO2 को, और अगर अब्सॉर्ब नहीं होगी CO2 तो क्या होगा, टेम्परेचर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग सब इंक्रीज होता रहेगा। हाउ डज वेस्ट सिग्रीगेशन एट सोर्स हेल्प इन वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब वेस्ट सेग्रीगेशन होता है, वेस्ट को अलग अलग करना, जैसे एक हरा वाला डब्बा होता है, एक नीला वाला डब्बा होता है, ठीक है। तो सेग्रीगेट करने से क्या फायदा होता है, ठीक है, एक तो रिसाइकलिंग इजियर हो जाती है। भाई सूखा कूड़ा एक तरफ हो गया, ठीक है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला है उसको भी रिसाइकिल कर सकते हैं। पेपर वगैरह को भी अगर सूखे हैं तो रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको मिक्स कर देंगे, सेग्रीगेट नहीं करेंगे। सेग्रीगेट करना होता है अलग अलग करना, नहीं करेंगे तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। बाकी जो अब मान लीजिए ये है, ये बायोडिग्रेडेबल वाला वेस्ट इधर आ गया, प्लांट्स वगैरह का पील हो गया, छिलके वगैरह हो गए, तो ये सारा का सारा क्या, इसको हम मैन्योर बना सकते हैं, इसको हम मैन्योर बना सकते हैं। अब इसमें प्लास्टिक भी घुस गई, हमने सेग्रीगेट नहीं किया तो मैन्योर कैसे बन जाएगा अगर पॉलीथीन भी घुस गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल इन द इकोसिस्टम। देखो एनर्जी फ्लो जो है वो वन वे है, कैन नॉट बी रीयूज्ड। एनर्जी फ्लो सन से आई, ग्रास तक गई, प्रोड्यूसर तक, फिर कार्निवोर्स तक गई, फिर टॉप लेवल पर चली गई, और यहाँ पर एनर्जी जो है कम होती चली गई। सनलाइट की एनर्जी यहाँ पर सबसे ज्यादा है, फिर कम 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 10% ही केवल आगे तक पहुंची। जबकि न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या होता है, जो ये टॉप कार्निवोर है ये भी जब मर जाएगा, ठीक है, और ये डिके होगा अर्थ में जाने के बाद, तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, जो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, फॉस्फोरस है, ठीक है, कार्बन है, फॉस्फोरस है, ये सब एनवायरनमेंट को बैक दोबारा मिल जाएगा, ठीक है, दोबारा बायोस्फीयर में आ जाएगा, यानी कि एनवायरनमेंट में दोबारा आ जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंसेस आप ध्यान रखेंगे। Why is overuse of fertilizers and pesticides not advisable? ये सबको पता है कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स अगर ज्यादा यूज होंगे तो हमारे क्या है, सॉइल को इनफर्टिलिटी कर देंगे, ठीक है, वाटर पोल्यूशन कर देंगे, बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगा फूड चेन में, ठीक है। सॉइल को बहुत ज्यादा आप मैन्योर पेस्टिसाइड दिए जा रहे हैं तो वो कुछ दिन के बाद अपनी जो उसकी पोटेंशियल है उसको लॉस कर देती है, यानी कि पोटेंशियल उसकी खत्म हो जाती है फर्टाइल होने की। हाउ कैन, और हमारी बीमारियां भी, ठीक है, इसमें आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर दीजिए कि उसको अगर लोग कंज्यूम करेंगे, एनिमल्स कंज्यूम करेंगे तो वो भी बीमार पड़ेंगे, तो अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देना एग्जाम में। हाउ कैन एफॉरेस्टेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, अफॉरेस्टेशन क्या होता है, दोबारा से प्लांट्स को लगाना।
सजेस्ट एनी 4 मेजर्स टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं? एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, और एफिशिएंट एनर्जी यूज, मतलब जितनी जरूरत हो उतनी ही एनर्जी यूज करें। अगर एक स्कूटर पे 2 बंदे घर के जा सकते हैं तो अलग अलग गाड़ियां या स्कूटर लेके ना जाए, समझ गए। रिड्यूस वेस्ट जनरेशन, वेस्ट जितना कम हो सके उतना जनरेट करें, ठीक है, जितना कम वेस्ट होगा। जैसे डब्बे वगैरह उनको दोबारा कुछ ना कुछ स्टोर करने के लिए आप यूज कर सकते हो। रीयूज आ गया ना, और रिसाइकिल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म ट्रॉपिक लेवल्स। ये अभी ठीक है बता दिया। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? अ लेवल इन अ फूड चेन। हर फूड चेन में जो लेवल्स होते हैं तो अलग अलग लेवल को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ट्रॉपिक लेवल। तो ये ट्रॉपिक लेवल्स आपको यहाँ पर समझा दिए। स्टेट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स, अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ है इस चैप्टर में, तो बच्चों इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना अपने एग्जाम के लिए। और वीडियो में आपको अगर कुछ कम लगा है कि अभी मैम थोड़ा सा और कुछ कराइए, तो आप मुझे सजेस्ट जरूर करें, मैं और भी फिर एक्स्ट्रा कुछ इसमें, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड वगैरह के क्वेश्चन जो है वो लेके आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसको वीडियो को शेयर करो बच्चों, और लाइक और कमेंट करके जरूर जाना, ये मैं बार बार बोलती हूँ। और आगे जितने भी मैथ्स और साइंस की वीडियोस आ रही हैं, मैथ्स की और साइंस के PYQs, CBSE के सैंपल पेपर्स में लेके आने वाली हूँ 5 सैंपल पेपर्स विद कंप्लीट सॉल्यूशन, तो वो सब आपको मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहने का मतलब ये है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।